दोस्तों, हम बात उस समय की कर रहे हैं जब हिंदुस्तान सोने की चिड़िया हुआ करता था। यह बात उस दौर की है जब भारत में सोने का सूरज उगता था और यहाँ का हर छोटा किसान भी खुशहाल और अमीर था। भारत अपनी सभ्यता, संस्कृति और बेहिसाब धन दौलत के लिए पूरी दुनिया में मशहूर था। लेकिन दोस्तों, एक बात अक्सर समझ में नहीं आती कि अंग्रेजों को आखिर किसने बताया कि भारत इतना अमीर है। उस समय की हकीकत तो ये थी कि लंदन की गलियों में इतनी गरीबी थी कि वो देखी नहीं जा रही थी। वे लोग भूख और तंगी से जूझ रहे थे। फिर अचानक उनकी नजर भारत पर कैसे पड़ी? यह बात आप और हम बखूबी जानते हैं कि भारत हमेशा से एक महान सभ्यता और ऊंचे संस्कारों वाला देश रहा है। हमने कभी किसी पर आक्रमण नहीं किया, लेकिन हमारी समृद्धि ही हमारी दुश्मन बन गई। इस वीडियो के माध्यम से आज हम जानेंगे कि अंग्रेजों ने किस तरह साजिशें रचकर हमारे प्यारे भारत को लूटा और कैसे एक संपन्न देश को कंगाली की कगार पर लाकर खड़ा कर दिया। बने रहें दोस्तों इस वीडियो में अंत तक, और अगर आपको यह जानकारी और हमारा प्रयास अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक अवश्य करें। तक कैसे पहुंची सोने की महक? एक सवाल जो अक्सर जहन में आता है कि हजारों मील दूर बैठे मुट्ठी भर अंग्रेजों को कैसे पता चला कि भारत सोने की चिड़िया है? उन्हें कैसे पता चला कि यहाँ की गलियों में धूल नहीं बल्कि दौलत उड़ती है? ये कहानी है उस लालच की जिसकी शुरुआत व्यापार से हुई थी। भाग 1, रेशम और मसालों का रास्ता। यूरोप के बाजारों में एक शोर हमेशा रहता था, भारतीय मलमल, भारतीय मसाले और भारतीय कला। रोम के राजाओं से लेकर अरब के व्यापारियों तक हर कोई भारत की चीजों का दीवाना था। लेकिन तब तक भारत उनके लिए एक रहस्यमयी जमीन थी। यूरोप के लोग भारत का सामान तो इस्तेमाल करते थे, लेकिन उन्हें रास्ता नहीं पता था। भारत का सामान अरब के व्यापारियों से होकर गुजरता था और अरब के लोग इसे सोने के भाव बेचते थे। भाग 2, जासूस बनकर आए यात्री। 15वीं और 16वीं शताब्दी में कुछ विदेशी यात्री साहसी खोजकर्ता बनकर भारत आए, वास्को डी गामा से लेकर थॉमस रो तक। जब ये लोग भारत पहुंचे तो इनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। इन्होंने देखा कि यहाँ के मंदिरों के शिखर सोने के हैं, यहाँ के राजाओं के सिंहासनों में बेशकीमती हीरे जड़े हैं, और यहाँ का एक साधारण व्यापारी भी यूरोप के बड़े सामंतों से ज्यादा अमीर है। इन्होंने वापस जाकर अपनी डायरियों में लिखा, भारत वो कुआं है जहां दुनिया भर का सोना गिरता तो है पर बाहर कभी नहीं निकलता। भाग 3, बर्नियर की वो चिट्ठी। फ्रांसीसी यात्री फ्रैंकोइस बर्नियर ने मुगल दरबार का वैभव देखा और दंग रह गया। उसने लिखा कि पूरी दुनिया का चांदी और सोना व्यापार के रास्ते खिंचा चला आता है और भारत में समा जाता है। जब ये कहानियां लंदन की गलियों और शाही दरबारों तक पहुंची तो अंग्रेजों की भूख जाग उठी। उन्हें समझ आ गया कि अगर दुनिया पर राज करना है तो उस तिजोरी की चाबी हासिल करनी होगी, जिसका नाम भारत है। भाग 4, व्यापार का मुखौटा। अंग्रेज सीधे हमला करने नहीं आए थे। वे जानते थे कि भारत शक्तिशाली है, इसलिए वे तराजू लेकर आए, तलवार लेकर नहीं। उन्होंने देखा कि भारत के पास सामान बहुत है, लेकिन एकता की कमी है। उन्होंने देखा कि यहाँ के राजा अपनी शानो शौकत में अंधे हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी ने धीरे धीरे भांप लिया कि जिस देश के पास इतना सोना है उसके रखवाले आपस में ही लड़ रहे हैं। यही वो पल था जब व्यापारी ने शासक बनने की योजना बनाई। अंततः एक कड़वा सच, अंग्रेजों को भारत के सोने का पता सिर्फ नक्शों से नहीं बल्कि हमारी समृद्धि की उन चीखों से चला था जो पूरी दुनिया में गूंज रही थीं। उन्होंने जान लिया था कि भारत एक ऐसा पेड़ है जिसे अगर एक बार हिलाया जाए तो झोली सोने के सिक्कों से भर जाएगी। और फिर उन्होंने उस पेड़ को हिलाया नहीं बल्कि जड़ से ही काट दिया। एक समय था जब सूरज पूरब से नहीं बल्कि भारत से उगता था। आज जिस भारत को दुनिया विकासशील देश कहती है, एक दौर ऐसा भी था जब यही भारत दुनिया की सबसे अमीर, सबसे सभ्य और सबसे ज्ञानवान धरती था। लेकिन इस कहानी का अंत इतना सुंदर नहीं है। भाग 1, सोने की चिड़िया भारत। आज से करीब 2000 साल पहले भारत दुनिया की कुल संपत्ति का लगभग 25% हिस्सा रखता था। यहाँ की मिट्टी में अनाज उगता था, नदियों में व्यापार बहता था और शहरों में सोना चांदी आम बात थी। तक्षशिला और नालंदा जैसे विश्वविद्यालयों में दुनिया भर से छात्र पढ़ने आते थे। यहाँ गणित था, यहाँ आयुर्वेद था, यहाँ शून्य की खोज थी। भारत सिर्फ अमीर नहीं था, भारत सम्मानित था। भाग 2, वो भारत जो भूखा नहीं था। उस समय भारत में कोई बच्चा भूखा नहीं सोता था। गांव आत्मनिर्भर थे, किसान राजा की तरह जीता था। बुनकरों के कपड़े रोम और मिस्र तक जाते थे। ढाका की मलमल इतनी महीन थी कि कहा जाता था अगर हवा चल जाए तो कपड़ा उड़ जाएगा। यह भारत था जो किसी के आगे झुकता नहीं था। भाग 3, लालच की पहली दस्तक। लेकिन जहां सोना होता है वहां चोर जरूर आते हैं।
व्यापारी बनकर आए लोग धीरे धीरे शासक बन बैठे। ईस्ट इंडिया कंपनी, उन्होंने तलवार से नहीं, चालाकी से भारत को जीता। राजाओं को आपस में लड़ाया, किसानों से कर वसूला और व्यापार को लूट में बदल दिया। भारत की दौलत जहाजों में भरकर विदेश भेजी जाने लगी। भाग 4, अमीर देश, गरीब लोग। सन 1700 में भारत दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था था, लेकिन 1900 आते आते वही भारत दुनिया के सबसे गरीब देशों में गिना जाने लगा। क्यों? क्योंकि यहां पैदा होने वाला अनाज विदेश भेज दिया गया, यहां के करघे तोड़ दिए गए, यहां के बुनकरों की उंगलियां काट दी गईं, यहां के किसान कर के बोझ में दबकर खुदकुशी करने लगे। भारत अमीर था, लेकिन भारतीय भूखे थे। भाग 5, आंसुओं से भीगी धरती। 1943 का बंगाल अकाल। सड़कों पर लाशें पड़ी थीं। मां के हाथ में मरा हुआ बच्चा था, लेकिन अनाज के गोदाम भरे हुए थे। लाखों लोग मरे, पर शासन को फर्क नहीं पड़ा। उस दिन भारत सिर्फ गरीब नहीं हुआ, भारत टूट गया। भाग 6, आजादी, लेकिन कीमत बहुत भारी। 1947 में भारत आजाद हुआ, लेकिन तब तक सोने की चिड़िया पिंजरे में बदल चुकी थी। रेलवे था, लेकिन अपने लिए नहीं। सड़कें थीं, लेकिन लूट के लिए। कारखाने थे, लेकिन भारत के नहीं। हमने आजादी पाई, लेकिन सब कुछ खोकर। अंततः सवाल जो आज भी जिंदा है, आज भी सवाल वही है, अगर भारत कभी इतना संपन्न था तो हम गरीब कैसे हो गए? और अगर इतिहास को हमने समझ लिया होता तो शायद इतिहास हमें फिर से न रौंदता। ये कहानी सिर्फ अतीत तक, तराजू के पीछे छिपी तलवार लेकर नहीं आए थे, वो तराजू लेकर आए थे, क्योंकि वो जानते थे भारत को सीधे युद्ध से नहीं जीता जा सकता। भारत उस समय इतना अमीर था, इतना शक्तिशाली था कि इंग्लैंड की गलियों में घूम घूम कर वे कहते थे, एक भारतीय जितना अमीर है उतना हमारा एक पूरा शहर भी अमीर नहीं। यही वजह थी कि उन्होंने पहले दोस्ती की, फिर व्यापार किया और आखिर में तराजू से भारत को तौला। लेकिन उन्हें क्या पता था, जिस धरती को वो नाप रहे हैं वो सिर्फ सोने से नहीं, संस्कार, साहस और आत्मा से भरी थी। ये कहानी है उस भारत की जिसे जीतने के लिए दुश्मन को चालाक बनना पड़ा।